All right. So, yeah. I welcome everybody. My name is Alicia, and I also would like to welcome all of you to the live Q&A with Dr. Hasmukh Adia, Revenue Secretary, Ministry of Finance. And before we start anything, I quickly want to tell you a few things about Dr. Hasmukh. Of course, Dr. Hasmukh is an officer of Indian Administrative Services of 1981 batch. He's presently working as Revenue Secretary in the Ministry of Finance, Government of India. And in his present position, he deals with matters relating to income tax, custom and excise duty and GST, and of course a lot more. And as Secretary Revenue, he's credited with bringing in many tax-friendly initiatives in the income tax as well as excise duty and service tax. He has pursued the agenda of GST systematically, and as a result of which we are now almost on the threshold of implementing of GST. He's also known for his relentless drive against the black money. I welcome you to the show, sir. thank you. All right, so there are a lot of people who actually went ahead. We actually asked the citizens of our country to go on social media and ask questions which you would like to answer for them. And we actually got a very tremendous response from everyone. So we've collected a few questions. And of course, we also have a few people live with us. So before we take the questions from the people who are live with us, there are a few questions I would like to ask from you, which you can answer. So Mr. V.K. Agarwal, he has asked a question. He's from Kashipur, Uttarakhand, and his question is, SGST is on supply within state. IGST is on interstate supply. On which supply CGST is to be charged by a supplier? देखिए, ऐसा है कि लोग समझते हैं कि जीएसटी में 3 अलग-अलग प्रकार के टैक्स है। सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, एंड आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। सचमुच आप देखेंगे तो एक ही टैक्स है जिसको हम जीएसटी कहते हैं। जब कोई माल बेचेंगे तो माल बेचने के टाइम जो भी टैक्स की लायबिलिटी वो एक जीएसटी के रूप में होगी। वो जीएसटी का रेट या तो 5% होगा, 12% होगा, 18% होगा या 28% होगा। और उसके बाद तो उसका डिवीजन होगा 2 पार्ट में। उसका जो टोटल टैक्स 18% मान लो किसी कमोडिटी को लगेगा, तो एक पोर्शन उसमें से स्टेट को जाएगा जिसको एसजीएसटी कहते हैं, एक पोर्शन आधा पोर्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, उसको हम सीजीएसटी कहते हैं। लेकिन वर्चुअली एक बिल में एक ही जीएसटी लगेगा, उसमें मतलब एक तरह से एक ही टैक्स है। और जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है वो अलग, वो तो एक इंटरिम टैक्स है, एक वॉश आउट टैक्स है। जब आप कोई गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएंगे तो आपको ये इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, और वो बाद में जब आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो उस टाइम पे आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा मिल जाएगा। तो सच पूछिए तो कोई एडिशनल टैक्स है ही नहीं, वो एडिशनल लायबिलिटी है ही नहीं। वो तो इसलिए कि भाई हमको पता नहीं है कि किस स्टेट में इसकी इनकम जानी है, इसलिए वो आईजीएसटी के नाम में पे किया जाएगा और बाद में इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके। एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी बिफोर हम अपने जो लाइव ऑडियंस है उनसे बात करें। सीए विशाल सिंगला जी हैं हरियाणा से, उनका एक सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनके हरियाणा में, एक है इनका डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट में और दूसरा इनका यूनिट है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में। अब इनका सवाल है, प्लीज लेट अस नो वेदर वी नीड 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर्स और 1 इज इनफ इन द सेम स्टेट। देखिए, एक ही स्टेट के अंदर एक पान नंबर के ऊपर एक बिजनेस के लिए सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर ही लेना है, न सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, लेकिन एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर अलाउड है, इसके अलावा कोई अलाउड ही नहीं है। सो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है उनको एक बिजनेस के लिए विद इन द सेम स्टेट। हाँ, अगर आपका बिजनेस एक से ज्यादा स्टेट में है, मतलब कि अगर आप दूसरे स्टेट से भी माल सप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट में आपको अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। All right, okay. So now coming back to our live audience, of course, I'm sure आप भी बहुत excited होंगे डॉक्टर हसमुख से सवाल पूछने के लिए। तो सबसे पहले अनमोल जी, I would want कि आप अपने आप को अनम्यूट कर दें और आप अपना सवाल पूछिए। अनमोल एक रिटेलर है अमृतसर पंजाब से और ये आपसे अपना सवाल पूछेंगे। हाय अनमोल। हेलो जी। हाय, so अनमोल थोड़ा सा तेज बोलिए और आप अपना सवाल डॉक्टर हसमुख से पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि आई एम अ रिटेलर और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, आई थिंक उनका कॉल ड्रॉप हो गया, हम तो वापस आ जाएंगे। पर नवीन अग्रवाल जी हैं जो नेक्स्ट हैं हमारे साथ, पब्लिशर हैं, प्रिंटर हैं, इनकी प्रिंटिंग मटेरियल सप्लाई का काम भी है। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं ये, और इनके पास भी बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है। एक्चुअली इनके पास काफी सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। नवीन जी, आपको सुनाई दे रहा है?
हाय नवीन जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर हसमुख से। सबसे पहले मैं अजय साहब को बधाई देना चाहता हूँ जीएसटी का फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए। ये देश का ऐसा पहला टैक्स रिफॉर्म है जिससे देश की जीडीपी बढ़ने वाली है। मैं चाहता हूँ इसको बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट हो। मेरा सवाल ये है कि सर जो एग्जेक्शन कोड है उसको लेके भारी कंफ्यूजन है। मतलब ना हम समझ पा रहे हैं, ना हमारा कंसल्टेंट समझ पा रहा है, या आपके कॉल सेंटर में फोन करके पूछो तो बोलते हैं कि एचएसएन की लिस्ट ली हुई है, देख लीजिए आप। अब यदि अपन ने गलत एचएसएन कोड सिलेक्ट कर दिया, और दूसरा आपने ये कहा है कि 5 कमोडिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, अपन उससे ज्यादा में काम करते हैं तो क्या होगा? हेलो, हाँ, सबसे पहले मैं आपका वो जो लास्ट क्वेश्चन है उसका जवाब दे दूं कि अगर आप ऐसी आइटम में डील कर रहे हैं जो कि मतलब सैकड़ों की संख्या में है, मान लो आप ऐसा कोई आइटम बेच रहे हैं कि जैसे किराना की दुकान है, हजारों आइटम होती है उसमें, तो फिर आपको 5 आइटम की एचएसएन कोड देना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है। कोई भी मेन 5 जो आइटम है उसका एचएसएन आपको देना है, और बाकी आइटम का आप नहीं देंगे तो चलेगा। और जहां तक बाकी लोग हैं उसमें भी हमने एचएसएन कोड तो 10 डिजिट का होता है, 8 डिजिट तक जा सकता है, लेकिन हमने ये कहा है कि 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर जिसका है उनको कोई एचएसएन कोड देने की जरूरत नहीं है। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है उनको सिर्फ 2 डिजिट का एचएसएन कोड देना है, और 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तभी आपको 4 डिजिट तक का एचएसएन कोड देना है। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी माल, तो उसके लिए तो आपको पूरा 8 डिजिट का कोड देना पड़ेगा। इस तरह का हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो ये बड़ा ही सिंपल है। 1.5 करोड़ वाले को कोई एचएसएन कोड नहीं देना है, उसके बाद 2 डिजिट का, उसके बाद 4 डिजिट का, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 8 डिजिट का। यस नवीन जी, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आप ढूंढ के देना मुझे। ठीक है, धन्यवाद कह रहे हैं। ऑलराइट, बहुत सारे और भी सवाल है हमारे पास। जैसे दीपक आर्या जी हैं, ये दिल्ली से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनके पास भी एक अगला सवाल है आपके लिए। दीपक आर्या जी, कैसे हैं आप? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। दीपक आर्या जी, आई थिंक उनको वो देख रहे हैं। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ेंगे and we will come back to him. Now, sir, of course, there's a lot people want to know about GST. Is there something you would like to tell us before we move to the next question? अगले सवाल से पहले अगर आप कुछ हमें इंटरेस्टिंग बताना चाहें। देखिए, जीएसटी, लोग ये समझते हैं कि जीएसटी में लोगों का कंप्लायंस बर्डन बढ़ेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट अभी अलग अलग प्रकार के टैक्स भरने के लिए जो किताबें रखनी पड़ती है लोगों को, जैसे वेट भरना है अलग से, फिर आपको एक्साइज ड्यूटी भरना है, तो वो सब अलग अलग किताब रखनी पड़ती है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैक्स है। अब उसकी बदली में एक ही टैक्स आ जाएगा, और वो टैक्स भी ऐसा है कि जिसमें अगर आप अपनी अकाउंटिंग जो है वो जो एक एक्सेल फॉर्म में हम आपको देंगे, एक ऑफलाइन टूल देंगे हम जीएसटीएन की तरफ से, कि जिसमें अगर आप अपना हिसाब किताब रखेंगे परचेज और सेल्स का, तो फिर आपको कोई अलग से रिटर्न बनने की जरूरत नहीं। वही हिसाब किताब जो है एक्सेल सीट में से सीधा रिटर्न के फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर आपको कंप्लायंस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि महीने में एक बार जब ये आपको अपलोड करना है अपना रिटर्न, तब आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल फोन से। अगर आप अपने मोबाइल में भी एक्सेल सीट में अगर हिसाब रख सकते हैं, तो भी आप अपने मोबाइल से डायरेक्ट रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। तो इतना आसान सिस्टम जो हम बना रहे हैं वो बहुत फायदा कारक होगा लोगों को। इसमें पेपर वर्क तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि पेपर में कुछ रखना ही नहीं है। जो भी रखना है वो कंप्यूटर में रखना है या अपने सेल फोन में रखना है। तो आप अपने सब हिसाब किताब अगर उसी फॉर्म में रखेंगे तो रिटर्न भरना तो चुटकी भर में हो जाएगा। अच्छा, ये तो बढ़िया है, पर एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, जिसके पास जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश में ऐसा कोई आदमी है कि जो इंटरनेट से बहुत दूर है। ये हो सकता है कि कुछ दूर दराज के इलाकों में, लेकिन वहां पर इतने बड़े ट्रेडर होंगे ही नहीं। जो हमारा मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो 20 लाख का है, कि 20 लाख से सालाना जिसका टर्नओवर है वैसे ही लोगों को इसमें आना है। और अगर 20 लाख से 50 लाख का टर्नओवर वाला जो ट्रेडर है तो वो भी कंपोजिट स्कीम में आता है, तो उसको तो 3 महीने में एक बार कनेक्टिविटी चाहिए, उसको 3 महीने में एक बार अपना रिटर्न फाइल करना है।
तो 50 लाख तक के टर्नओवर वाले को कोई दिक्कत नहीं है, और 3 महीने में एक बार नजदीक के कोई तालुका प्लेस में या डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाके भी अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। और बाकी जो सवाल है कि तो मतलब ऐसा कोई छोटा जगह होगा ही नहीं कि जहां 50 लाख से ऊपर वाला कोई डीलर होगा। अगर 50 लाख से ऊपर वाला डीलर है तो उसको कम से कम अपने मोबाइल के थ्रू तो कनेक्टिविटी चाहिए। That is actually true. Okay, so coming back to further questions, अनमोल हैं जिनसे हमने पहला सवाल पूछा था and somehow disconnect हो गई थी line. But अनमोल, आप अपना सवाल पूछे. He's a retailer from अमृतसर, पंजाब. Hi अनमोल. हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट कोई जैसे कहते हैं कोई सॉफ्टवेयर या कोई सॉफ्टवेयर या ऐसी कोई चीज हमें प्रोवाइड करेगी जिससे कि हमें अकाउंटिंग में आसानी हो। अनमोल, ऐसा है कि मैंने अभी बताया कि काफी लोग जो कंपनियां हैं वो जीएसटी के अनुरूप अपना सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रही है, और वो भी मार्केट में अपनी अपने प्रोडक्ट रखेंगे, जिसको हम जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कहते हैं। तो ये सुविधा प्रोवाइडर तो अपने अपने सॉफ्टवेयर बना के बेचेंगे, लेकिन उसके अलावा जीएसटीएन की तरफ से एक सॉफ्टवेयर टूल, ऑफलाइन टूल, वो एक्सेल फॉर्म में एज वेल एज जावा के फॉर्म में आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आप आसानी से वो डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटीएन वेबसाइट से। एक्सेल सीट वो जो दे रहे हैं उस फॉर्म में अगर आप अपने इनवॉइसेस का पूरा डिटेल रखेंगे तो वो आपको सीधा ही सीधा रिटर्न में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर आप अपना हिसाब किताब उसी एक्सेल फॉर्म में रखेंगे तो रिटर्न आपका बन सकता है। महीने में एक बार आपको वो एक्सेल सीट को रिटर्न में परिवर्तित करके अपलोड कर देना है। अनमोल, आपके सवाल का जवाब मिला? हाँ, थैंक यू सर। कोई कुछ और तो नहीं पूछना आपको? सर एक यहाँ पर ना, मैं अमृतसर से हूँ और यहाँ पंजाब में तो टेररिज्म बहुत है, टैक्स टेररिज्म बहुत है। टैक्स टेररिज्म, लोग बहुत डराते हैं कि ये हो जाएगा, रेड पड़ेगी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर सेल है। तो कुछ इसके लिए रिलेटेड नॉलेज। देखिए अनमोल, इसी के लिए हमने जीएसटी और जीएसटी का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है। हम चाहते ही नहीं है कि किसी भी टैक्स पेयर को किसी टैक्स ऑफिस में जाने की जरूरत पड़े, किसी से संपर्क करने की जरूरत पड़े। आप अपना हिसाब खुद रखिए, ऑनेस्टली रखिए, और वही हिसाब को अगर आप महीने में एक बार अपलोड कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक टैक्स की लायबिलिटी आपकी एडजस्ट हो जाएगी, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और अगर आपका रिफंड का क्लेम है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपको रिफंड चाहिए, तो रिफंड का क्लेम भी आप ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे, और आपको जो भी रिफंड मिलने पात्र है वो आपके अपने बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको कभी किसी टैक्स ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं रहे, उसके लिए ही हमने ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है जीएसटी का। तो आप जो बात कर रहे हैं टैक्स टेररिज्म, वो जीएसटी से खत्म होगा। Alright, Anmol, I hope he answered your question. सर, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, और मैं आपको ये भी बोलूंगी कि अभी जो आप फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं हमें बात करते हुए, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। यू कैन जस्ट राइट अ क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो सेक्शन एंड वी विल गेट बैक टू यू। हम आपसे और जो आपके सवाल हैं वो जरूर डॉक्टर हसमुख से पूछेंगे। पर अभी हमारे साथ दीपक आर्या जी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली से हैं। हाय दीपक, कैसे हैं आप? हाय दीपक, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, चलो कोई नहीं, वी विल गेट बैक टू दीपक। राजेश जी भी हमारे साथ। राजेश जी, आर यू देयर? हाय। Yes, I'm here. Okay, so Yes. okay, so he's an advocate and tax consultant और ये भी दिल्ली से हैं। तो राजेश जी, आप अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं अभी। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरा सवाल ये है कि अगर हमने एक रिटेलर ने मान लीजिए कार खरीदी है और उसके जो ये कैपिटल गुड्स में आ गया, लेकिन इसमें जो जीएसटी लगा उसका क्लेम एडजस्ट नहीं किया, तो जब ये गाड़ी बेची जाएगी उस पर डेप्रिसिएशन तो लेते रहे, जब ये गाड़ी बेची जाएगी तो क्या जीएसटी कलेक्ट करके जमा कराना होगा? देखिए, जीएसटी की टैक्सेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, उसके लिए वर्ड यूज किया है टैक्सेबल सप्लाई। और टैक्सेबल सप्लाई उसी को माना जाता है जो कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आप कोई चीज सप्लाई करते हैं किसी को, तो फिर उसको जीएसटी में माना जाता है, जीएसटी की लायबिलिटी बनती है आपकी। आपने जो स्पेसिफिक एग्जांपल दिया वो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस चला रहे, चाहे प्रोफेशनल फर्म हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेडिंग हो,
उसके लिए आपने बिजनेस के नाम से एक गाड़ी खरीदी और उसको जब 5 साल के बाद सेकंड हैंड में सेल किया, तब बनता है कि नहीं बनता है? मेरी दृष्टि से बिकॉज ए बिजनेस यूनिट इज सेलिंग इट विल बी टैक्सेबल, उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आपकी आएगी जो सेकंड हैंड सेल के ऊपर होगा वो। लेकिन अगर इंडिविजुअल कोई गाड़ी खरीदता है और दूसरे इंडिविजुअल को बेच देता है सेकंड हैंड में, तो उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। Alright. सर लेकिन जब हमने खरीदा उस समय उसका जीएसटी का हमने इनपुट क्रेडिट नहीं लिया, केवल डेप्रिसिएशन लिया, तो भी क्या जीएसटी कलेक्ट करके जमा कराना होगा? नहीं, वो आपने न लेने की वजह क्या था मुझे नहीं पता है, लेकिन आप उस टाइम पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि उस टाइम मिल नहीं रहा था इसलिए नहीं लिया, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं सर, मतलब इसमें मैं भी जी मैं चाहूंगा मे भी हम बाद में भी इस पे कम्युनिकेट कर सके। ऐसा जीएसटी के रूल्स में लिखा है कि ऑप्शन है कि आप चाहे तो डेप्रिसिएशन लीजिए और चाहे तो वो उसको क्लेम कर लीजिए एज जीएसटी क्रेडिट, ये दो में ऑप्शन है। लेकिन जिस समय सेल किया जाएगा उसके बारे में साइलेंट है लॉ, उसका क्या होगा? ठीक है, मैं अपने सहयोगी उपेंद्र गुप्ता को जरा विनती करूंगा कि इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। उपेंद्र जी सर, क्या मैं और भी सवाल इस समय पूछ सकता हूँ या थोड़ी देर में पूछूं? पहले वो आपका जवाब देंगे, फिर हम बाद में आपके बताएंगे, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, तो आप एक बार सवाल एक बार फिर से पूछ सकते हैं। वो अच्छा, समझ गए। उपेंद्र कैन रिप्लाई। राजेश जी, जी राजेश जी, जहां तक इसकी बात है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल जो सेक्शन 16 में मिल रहा है जीएसटी एक्ट में, उसमें सेक्शन 18 में मोटर व्हीकल्स पे अगर बिजनेस उसको ले रहा है और अगर वो ऐसे बिजनेस में नहीं है जैसे गैराज के बिजनेस में या मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर ड्राइविंग के संबंध के बिजनेस में, तो उस केस में उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है, वहां पर क्रेडिट लिया या नहीं, जैसा कि आज सेंट्रल एक्साइज में है कि अगर आपने जिस चीज का क्रेडिट लिया है उसी चीज पे क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है या उस पे ही टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि आज टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चर है। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है, तो उस पे क्रेडिट लिया है या नहीं इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको सप्लाई के ऊपर टैक्स देना है या नहीं। अगर वो सप्लाई, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन में फिट होती है, जो कि है कि अगर इफ यू आर डूइंग इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब जो है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। क्रेडिट लिया या नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर क्रेडिट लिया है तो जितना क्रेडिट रिवर्स होगा या ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उतने पे क्रेडिट देना होगा। वो उन चीजों के से संबंधित प्रोविजन है जहां पर क्रेडिट लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमें अलग से भी फेसबुक पे सवाल पूछ रहे हैं। तो मिस्टर कुमार रेसन हैं जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तमिलनाडु चेन्नई से, और उनका एक सवाल है। उनका कहना है कि डज जीएसटी मेक कंज्यूमर गुड्स सर्विसेज कॉस्टली देन बिफोर? ही इज वेरी हैप्पी विद द मूव, बहुत खुश हैं वो कि जीएसटी आया है। और उनका ये सवाल है कि हाउ जीएसटी हेल्प्स टू इंक्रीज टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड कंज्यूमर गुड्स सर्विस चीप एट द सेम टाइम, and if goods become cheap, means who is going to pay for it? इनका ये सवाल है। और इन्होंने आगे भी थोड़ा सा लिखा है कि आई हैव रेड समवेयर, उन्होंने पढ़ा है कि जीएसटी एक्चुअली हेल्प करता है टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी, but government is claiming that GST will make goods cheaper, which is a contradiction with reducing CAD. तो आप इस पे थोड़ा सा अगर बता सकें तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। जो सबके मन में दुविधा है वही दुविधा इनके मन में भी है। इनका ये पूछना है सिंपल तरीके से, अगर मैं समझाऊं तो, कि भाई आप एक तरफ से कह रहे हैं कि कंज्यूमर को भी फायदा होगा जीएसटी से, कंज्यूमर को टैक्स लेस पे करना होगा, और एट द सेम टाइम यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। तो दोनों कैसे हो सकता है? बिकॉज अगर गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिल रही है तो कोई ना कोई तो पे करेगा ही। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज संभव है। इसलिए संभव है कि आज जो टोटल कमोडिटी का व्यवहार होता है मार्केट में, उसमें से X परसेंटेज के ऊपर ही टैक्स पे किया जाता है। देयर इज अनदर परसेंटेज Y परसेंटेज कि जो टैक्स के बिल्कुल दायरे के बाहर रहता है। लोग टैक्स पे किए बिना, जो एंटरप्रेन्योर या ट्रेडर जो है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स को बेचने की कोशिश करते हैं और बेचते हैं। तो इसमें न तो कंज्यूमर का फायदा होता है और न गवर्नमेंट का भला होता है। वो टैक्स की चोरी होती है। वो चोरी जो है
उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ व्यापारी को होता है। तो ये चोरी जीएसटी के दायरे में कम हो जाएगी। और जब ऐसी कोई टैक्स की चोरी कम होगी, टैक्स इवेजन जब कम होगा, जब हर कमोडिटी के ऊपर टैक्स की अकाउंटिंग ठीक तरह से होगी, टैक्स पे किया जाएगा, तब ऑब्वियसली रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट विल गो अप, और एट द सेम टाइम कंज्यूमर को जो फायदा होने वाला है कास्केडिंग ऑफ टैक्सेशन कम होने से, कि टैक्स का जो भारण है वो टोटल कम हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाकी जो पे नहीं कर रहे थे और जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, लेकिन वो टैक्स का जो चोरी था उसका फायदा व्यापारी को मिल रहा था, वो अब सरकार के खाते में जाएगा। इसलिए ये दोनों चीज संभव है। एक्चुअली बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एक्चुअली बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि सबको साथ फेयर काम हो रहा है। वैसे अगला सवाल जो है हमारा चंदन सिंह जी से है, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेस्ट बंगाल से हैं। हाय चंदन जी, कैसे हैं आप? हाय लिसा। हाय, तो आपका क्या सवाल, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर हसमुख जी से? Good afternoon, sir. I would just like to ask a question with regard to optical industries. Sir, where we opticians manufacture the lenses, and on those lenses on which we are paying right now, we pay excise duty on it and we get it removed. But sometimes the customers, the opticians send their frame, which are not belong to the opticians, the manufacturer. Fitting of frames, fitting of lens on the frame, on that we pay business auxiliary service and we pay service tax and get it removed. Since in GST it is a supply based tax, so the frame which the opticians will be sending it, it's an optional service, will be sending it to us, say for mounting or fitting, tax of that frame which is not owned by the manufacturer itself. Sir, are you able to hear me? Yeah. Hello? Please. I've understood your question. I've understood your question. Yeah. I've understood your question. Yes, sir. So, Can you what is just the question now? put a light I've on understood that? your problem. What is the question now? The question is, sir, under GST, the frames once again the frame will be coming with a prescription to get a frame lens fitted into the frame which we are wearing actually, but the ownership of that frame is not lying with the manufacturer, that is lying with the supplier, who is maybe a registered, who may be unregistered. It's mostly the suppliers are below 20 lakhs and all those frames. So how to tackle this in the GST scenario? Because in GST the frames, it is a supply based tax, so we need to pay, and but it is not owned to us. Okay, I've understood. Look, in GST, there is a concept of composite supply, So whether there may be a unit which may be giving services also, and which may be supplying some goods also. Now, in such case, the taxability will be on your total turnover. या तो अगर आप सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, मान लो सर्विसिंग का यूनिट रख रहे हैं कि भाई आप अपना माल कुछ नहीं बेच रहे, किसी का कुछ बनाने के लिए आपके पास आता है और फिर उसमें आप कुछ सर्विसेज देके आप उसको सर्विसेज का बेनिफिट दे रहे हैं। तो सर जॉब वर्क कैन बी गो टू, हाँ, job work. But in case of job work also, if you are, job work अगर आप करा रहे हैं तो आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी, टैक्स लायबिलिटी उसको लगेगी जो जॉब वर्क आपको दे रहा है उसके ऊपर। लेकिन आपका जॉब वर्क में से आपको जो टोटल सर्विस टैक्स का जो टर्नओवर है, आपका सर्विस का जो आपको वॉल्यूम मिल रहा है, मान लो आपका टोटल सर्विसेज का फी मोर देन 20 lakhs है इन केस ऑफ नॉर्मल स्टेट, और इन केस ऑफ स्पेशल स्टेट 10 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको जॉब वर्क में भी अपनी टर्नओवर के ऊपर टैक्स, सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप कंपोजिट सप्लायर है कि सर्विस भी दे रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हैं, सर्विसेज में से जो भी रेट हायर होगा उस रेट पे आपको वो देना पड़ेगा और जीएसटी देना पड़ेगा। सपोज आपका ऑप्टिकल फ्रेम्स के ऊपर 28% का रेट है और उसमें कुछ सर्विसेज भी आप दे रहे हैं, कुछ फ्रेम भी बेच रहे हैं,
तो फ्रेम का जो रेट अगर 28% है तो आपको 28% के ऊपर पूरे टर्नओवर के ऊपर कंपोजिट सप्लाई के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जॉब वर्कर है और सिर्फ सर्विसेज का काम कर रहे हैं, फिर तो आपको सर्विसेज के टर्नओवर के ऊपर ही टैक्स देना है, अगर वो 20 लाख से ज्यादा बढ़ जाता है तो। ठीक है? I hope you got your answer. All right, okay. From unregistered suppliers, sir. Hello. हाँ, यस बोलो। हेलो। हाँ बोलो मैम। हेलो। बोलो। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो फ्रेम जो मुझे मिलेगा फिटिंग के लिए वो अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर से मिला, तो फिर मैं उस पे कैसे ड्यूटी, मेरा तो सर्विस टैक्स का लायबिलिटी में पेमेंट कर अगर आपको रिवर्स चार्ज में आ जाएगा। नहीं, आपने उससे खरीदा नहीं है। हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई रजिस्टर्ड सप्लायर अगर कोई खरीदता है तब जाके लायबिलिटी रजिस्टर्ड सप्लायर के ऊपर आती है, अनरजिस्टर्ड के बदले में रिवर्स चार्ज में। लेकिन अगर आप उसको खरीद नहीं रहे, वो आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने आपको सिर्फ जॉब वर्क करने के लिए दिया है, सर्विसिंग के लिए दिया है, फिर तो लायबिलिटी नहीं बनती ना आपकी। तो मेरा मतलब मेरा जितना मतलब खर्चा हो रहा है उसमें मैं सर्विस टैक्स पेमेंट कर दूं एंड इट विल बी ओवर। यस, जॉब वर्क चार्जेस। या But maybe sir, it's a different okay, opinion. actually ना हमारे पास थोड़े और सवाल भी हैं, we'll get back to you. Okay, so sir, as I told you, और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो एक ममीली वेंकटक श्रीकांत कुमार जी हैं, वो आंध्र प्रदेश से हैं और उनका एक सवाल है। एक्चुअली उनके 3 पार्ट है सवाल के। सबसे पहले तो कि whether we have to upload all retail sales bills, that is B2C with customer Aadhaar number and full address. साथ में वही भी पूछ रहे हैं, पॉसिबल प्लीज प्रोवाइड अस विद इनवॉइस एंड जीएसटी सेल्स अपलोड फॉर्मेट्स। एंड उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाय 30th June 2017 वी हैव क्रेडिट इन आवर अपवाद अकाउंट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्रेडिट? देखिए, ये अच्छा सवाल है, मैं पूरा प्रक्रिया समझा देता हूँ रिटर्न फाइल करने का। इसमें इन्होंने जो पूछा है कि क्या मुझे सेल्स के सब इनवॉइस की कॉपी भी अपलोड करनी है, द आंसर इज नो, आपको ये नहीं करनी है। आपको अपने सेल्स इनवॉइस की इनवॉइस वाइज डिटेल जरूर देनी है, लेकिन वो एक्सेल सीट में जो हमने बताया कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसमें अगर आप बनाते रहेंगे इनवॉइस की पूरी डिटेल कि आपने किसको माल बेचा, उसका GSTIN नंबर क्या है, माल की वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है, कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है, टैक्स रेट क्या पड़ता है, अगर आप इस तरह से बना के रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिटर्न में परिवर्तन हो जाएगा। सो आपको हर इनवॉइस जो आपने इनवॉइस काटा है, सेल्स इनवॉइस, उसको अपलोड नहीं करना है। पहली बात तो ये बता दूं। सेकेंडली मैं आपको ये बता दूं कि ये भी आपको सिर्फ B2B में करना है। जो इनवॉइस वाइज डिटेल भी आपको जो देनी है वो बिजनेस टू बिजनेस वाले केस में ही करना है। अगर आप बिजनेस टू कंज्यूमर अगर बेच रहे हैं किसी को माल, तो फिर तो आपको टैक्स रेट वाइज टर्नओवर की टोटल लिमिट ही, टर्नओवर की टोटल डिटेल ही देनी है। फिर उसमें आपको इनवॉइस वाइज B2C इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है। आपके पास ऐसे 10 आइटम है जो कि आप बेच रहे हैं अपनी दुकान से और तो फिर आपको 10 आइटम का रेट वाइज आपका टर्नओवर कितना है, क्योंकि हमारे 5 स्लैब है, 5%, 12%, 18%, 28% प्लस सेस वाले आइटम। तो उसमें से आपका 5% स्लैब वाले कितना टर्नओवर है, मान लो 5% स्लैब में 50 लाख का टर्नओवर है, 12% स्लैब में आपका 56 लाख का है, तो इस तरह से आपको टर्नओवर टैक्स रेट वाइज देना है सिर्फ, और उसमें आपको डिटेल इनवॉइस वाइज नहीं देनी है B2C वाले को। सो B2C के लिए तो एकदम आसान कंप्लायंस है इसमें, लेकिन जो बिजनेस टू बिजनेस कोई किसी को बेच रहा है कि जिसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट खरीदने वाले को लेना है अपने हिसाब में से, तो उनके लिए आपको ये इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। और वो भी किसको, जो कंपोजिट में नहीं आता है, 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर है और B2B सप्लाई कर रहा है, तो उनको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। ओके, ऑलराइट, दैट वाज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारे साथ अभी अंकित और दूसरा एक जो सवाल उन्होंने पूछा कि अगर मेरा वेट में कोई क्रेडिट पड़ा है 30th जून को, जब 1 जुलाई को माइग्रेट करेंगे, तो वो क्रेडिट का क्या होगा। तो वो भी रूल्स में लिखा है कि किसी भी स्टेट में कोई भी आपके अकाउंट में क्रेडिट एडवांस के रूप में या किसी और रूप में पड़ा है, तो वो क्रेडिट आपको ऑटोमेटिक GST में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और GST में आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके सर, हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल एक पूछना चाहते हैं। ये एडवोकेट हैं, बिलासपुर से हैं। अंकित, कैसे हैं आप?
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी, हेलो। हाँ अंकित, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो फैसिलिटेशन सेंटर है और जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर केंद्र जो है, उनका क्या रोल रहेगा जीएसटी में, और इनको जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट होगा या इनको जो लाभ होगा ये किस प्रकार से होगा, और इसको लेने के लिए क्या प्रोसेस है? इसके लिए अंकित अभी रूल्स बनने बाकी है, जब रूल्स बन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की बात है तो उसमें किस किस को हम एलिजिबल करेंगे, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, वो सब अभी रूल्स बनने बाकी है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो है वो हमने जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए कुछ एक्ट वगैरह में क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है। उसके हिसाब से आप जीएसटी प्रिपेयर टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, जीएसटी टैक्स में सहायक बन सकते हैं। लेकिन जीएसटी का फैसिलिटेशन सेंटर खोलने के लिए क्या करना है उसका अभी हमारा नियम बनाना बाकी है। सर अच्छा, इससे आगे ये था कि ये रूल कब तक आएंगे, और क्योंकि जीएसटी बहुत नियर अबाउट है कि जो एप्लीकेबल हो जाएगा से, हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो रूल्स हम ले आए, लेकिन हम इसके बारे में कोई पक्का वो नहीं कह सकते। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उसको लाया जाए। सर ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का जो आपने बात करी यहाँ पे, तो इसके लिए आपने क्वालिफिकेशन बताई कि एज एडवोकेट या जो अभी एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं इस फील्ड में, वो यहाँ पे उसको प्रिपेयर करने के लिए, तो इसके लिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? कमिश्नर जो रहेंगे सेल टैक्स के, उनसे लेनी पड़ेगी, या जो सेंट्रल एक्साइज के जो ऑफिसर्स हैं उनसे लेनी पड़ेगी? आपका क्वेश्चन को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। आई थिंक यू ऑलरेडी आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, we'll come back. राजेश जी भी हमारे साथ जो एक्चुअली एक सवाल और पूछना चाहते हैं। राजेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। राजेश जी अनम्यूट कर दीजिए और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपको जरा माइक अपने पास रखना पड़ेगा। हाँ जी। ओके, सो बिफोर दिस सम टेक्निकल ग्लिच, राजेश जी टिल द टाइम इज फिक्सड, हम दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। हमारे पास एक सवाल जो है वो शैलेश गुप्ता जी से भी है। ही इज अ टैक्स कंसल्टेंट और इनका सवाल है, इफ अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर वैट एक्ट as a petroleum product dealer, then whether he has to register in GST Act, because as per GST petroleum dealer is exempt under GST Act. देखिए, अगर आप ऐसी कमोडिटी में डील कर रहे हैं कि जिसमें जीएसटी लगता ही नहीं है तो फिर आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मेन चीज इज पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप में भी आपको जैसे कि वो मशीन के लिए ऑयल बिकता है, तो वो जो मशीन के लिए जो ऑयल बिकता है वो उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। इसलिए अगर आप उस सब चीज़ों को भी बेच रहे हैं अपने पेट्रोल पंप के माध्यम से तो फिर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अगर आप पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ये 5 में से कोई एक प्रोडक्ट में अगर आप डील कर रहे हैं और ये एक भी आइटम में आप डील नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सर। ओके, अगला सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो जितेश पटेल जी से। जितेश पटेल जी, आई होप यू देयर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। जितेश पटेल जी, आप ही इज एन एडवोकेट एंड अ टैक्स कंसल्टेंट, सूरत से हैं, गुजरात से। जितेश जी, आप अपना सवाल जरूर पूछिए डॉक्टर हसमुख से। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज अपने आप को। आप पूछ लीजिए। नहीं पूछ लेते, चलो, एक्चुअली काफी लंबा सवाल है। कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए। A dealer who has 2 units, 1 unit for trading and another unit for manufacturing, turnover of both unit are exceeding rupees 50 lakhs. Not exceeding. Not exceeding 50 lakhs, sorry. His question is whether dealer can opt composition scheme for both the units. The second question is, have dealer pay composition tax at different rate?
इनका एक और सवाल है कि whether dealer can get separate registration like vertical or not, or if dealer not chooses a position scheme, then credit of one unit can be adjusted to another unit tax liability. देखिए, अगर आप कंपोजिट स्कीम से नीचे का टर्नओवर रख रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज में हमने सिर्फ एक रेस्टोरेंट को अलाउ किया है। Okay. सो कंपोजिट स्कीम में 3 लोग एलिजिबल है। वन इज कि खैर तीनों का फर्स्ट कंडीशन इसके 50 लाख से नीचे का टर्नओवर होना चाहिए। फिर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं Okay. तो आप एलिजिबल है, या तो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एमएसएमई है तो आपको एलिजिबल है इसके लिए, या सर्विसेज में सिर्फ अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आप एलिजिबल है। ये तीनों में से कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो उसको कंबाइन कर सकते हैं आप। मान लो आपका एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और आप रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो दोनों का एक सिंगल नंबर पे आप कंपोजिशन स्कीम में अगर 50 लाख से कम का टर्नओवर है तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब सवाल ये है कि टैक्स रेट कौन सा लगेगा, तो टैक्स रेट विल डिपेंड ऑन कि किस आइटम का कितना टर्नओवर है स्कीम में है। और अगर आपका सिर्फ ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग के अंदर आपको सिर्फ 1% जीएसटी पे करना होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपको 2% पे करना होगा जीएसटी। Okay. और अगर आपकी छोटी रेस्टोरेंट है और कंपोजिट स्कीम में आते हैं 50 लाख से नीचे का टर्नओवर, तो आपको सिर्फ 5% पे करना होगा। लेकिन एक चीज इसमें है, आपको कोई प्रकार की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर आप कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट ले रहे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बेनिफिट आप नहीं ले सकते। आपको लमसम इतना छोटा सा अमाउंट भर देना है। ये कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन है, इसलिए संभव है दोनों कंबाइन करके कंपोजिट स्कीम में लाना। लेकिन का जो दूसरा प्रश्न हाँ, है इनका दूसरा सवाल भी है, काफी इंटरेस्टिंग है वो। हाँ। इनका कहना है कि अगर एक डीलर एडवांस टैक्स पे करता है 25,000 तक का फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन गुजरात वैट एक्ट के हिसाब से एंड शोज सच अमाउंट इन रिटर्न एज क्रेडिट नॉट एडजस्टेड रिमेनिंग सेम अमाउंट और पार्टली यूज्ड, whether it can be refundable or can be forwarded such as a credit to। नहीं, ये तो बिल्कुल मैंने जैसे बताया, वो आंध्र प्रदेश के केस में किसी ने पूछा था कि भाई कोई भी क्रेडिट अगर आपकी वेट में उपलब्ध है एडवांस 30 जून को, तो वेट एक्ट का है तो वेट में, और एक्साइज में अगर कोई एडवांस टैक्स भरा है आपने, कोई क्रेडिट आपकी उपलब्ध है, तो वो उसमें सीजीएसटी में आपका एडजस्ट हो जाएगा, वो आपका क्रेडिट बैलेंस में दिखाएगा। सर एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल है हमारे पास जो हमें भेजा गया है। आई वुड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि अभी भी हम सवाल ले रहे हैं फेसबुक पे। अगर आप अभी लाइव देख रहे हैं हमें, तो डेफिनेटली आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिख सकते हैं एंड वी वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर आशीष पाठक। ये 24 साल के एक स्टूडेंट है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, और इनका एक सवाल है। He says, sir, my question is, how can we integrate all the tax collection department in short span of time? How can the officers are trained or learn the provisions? Is there any information regarding? Please respond. थोड़ा नहीं, ऐसा है कि मुश्किल काम तो है ही सबके लिए, आपके लिए भी मुश्किल काम है क्योंकि एक नया एक्ट है, नया कानून पढ़ के आपको अपना टैक्स कंप्लायंस करना है। आपके जो टैक्स प्रैक्टिशनर है उनको भी पढ़ाई करना है, उनको भी नई चीजें सीखना है। उसी तरह से हमारे ऑफिसर्स जो सेंट्रल एक्साइज के हैं, सर्विस टैक्स के हैं, वेट के हैं, उनके लिए भी ये नया काम है, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। हमने अपने ऑफिसर्स को, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स और वेट के ऑफिसर्स को कुल मिला के 5 फुल डेज की ट्रेनिंग दिया हुआ है। उसके बाद अभी आईटी ट्रेनिंग भी चल रही है, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी ट्रेनिंग चल रही है। तो कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं कि हर पहलू के ऊपर हम उनको तैयार कर दें, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा तब वैसे वैसे आप लोग भी ज़्यादा सीखेंगे और हमारे ऑफिसर्स भी इसमें और गहराई से सीख लेंगे। ऑलराइट, ओके सर। एक नवीन जी भी हमारे साथ हैं जो अभी लाइन पर है हमारे साथ, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। नवीन जी, आपका क्या सवाल है? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, हेलो मेरी आवाज आ रही? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, जैसे टैक्सी गुड्स बनाते हैं और बेचते हैं, जैसे एजुकेशनल बुक्स है, तो उसमें हमारे द्वारा जो सामान खरीदा गया है उसमें जो टैक्स पटाया हुआ है उसमें क्रेडिट क्या स्थिति है?
क्या पूछ रहे हैं? सर आप अपना एक बार सवाल रिपीट कर देंगे, थोड़ी आपकी आवाज कट रही थी। आप एजुकेशन के रिलेटेड, जैसे हम कोई टैक्स फ्री गुड बनाते हैं, हेलो आवाज आ रही? टैक्स फ्री गुड बनाते हैं, हेलो क्या बनाते हैं? टैक्स में नॉन टैक्सेबल गुड्स बनाते हैं कोई, नॉन टैक्सेबल गुड्स, है ना, तो उसमें हम जो सामान खरीदे उसके लिए हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया उसमें जो जीएसटी पटा है उसका क्या होगा? उसमें कोई क्रेडिट मिलेगा या खत्म हो जाएगा? नहीं, आप मतलब आपका कहना ये है कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी वो नॉन टैक्सेबल है और इनपुट टैक्स आपने पे किया है, तो उसका क्या होगा? सही है? यस सर। ओके ओके, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगी, है ना? थैंक यू। दूसरा एक सुझाव देना चाहता था सर। नहीं, एक मिनट, हाँ एक मिनट। एग्जेम्प्ट, अगर एग्जेम्प्ट गुड्स है तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती नहीं है तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी बिजनेस है जिसमें 10 में से एक आइटम एग्जेम्प्ट है और बाकी 9 आइटम्स जो है वो उसके ऊपर आपको टैक्स लग रहा है, तो वो 9 आइटम्स के सामने जो इनपुट खरीदे गए उसकी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। ओके, एक सुझाव था सर मेरा, एक सुझाव दे सकता हूँ सर आपको? हाँ बोलिए। मेरा ये कहना है सर, कोई कंसल्टेंट लोगों के लिए कोई ऐसा एक शॉर्ट टर्म कोर्स डिजाइन किया जाए और उसमें उसको अनिवार्य किया जाए ताकि कोई भी कोई गलती ना हो पाए। क्या आदेश जारी किया जाए? क्या जो कंसल्टेंट है जीएसटी के, टैक्स कंसल्टेंट है, हेलो, जीएसटी के लिए जो टैक्स कंसल्टेंट है उनके लिए कोई शॉर्ट रिपोर्ट डिजाइन किया जाए और उसमें उनको अनिवार्य रूप से बैठने बोला जाए ताकि वो पूरा प्रशिक्षित हो सके। ओके, चलिए, नोटेड। ओके सर, नेक्स्ट सवाल हमारा है प्रीति पटेल सिंह से। ये 29 साल की हैं, सीए हैं ये भोपाल मध्य प्रदेश से, और इनका एक सवाल है कि इन केस ऑफ न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2017 अंडर कंपनीज एक्ट 2013 गिविंग सर्विसेज, वेदर वी टेक सर्विस टैक्स नंबर और जीएसटी नंबर, तो क्या लेना चाहिए, सर्विस टैक्स नंबर या जीएसटी नंबर? देखिए, अगर आप अपना कारोबार 1 जुलाई के बाद शुरू करने वाले हैं तो फिर आप सीधा ही जीएसटी नंबर लीजिए, और अगर आपको तुरंत अपना कारोबार शुरू करना है इसी महीने से तो फिर आपको 2 महीने के लिए तो सर्विस टैक्स नंबर लेना ही पड़ेगा, उसके बाद आप माइग्रेट हो जाएंगे जीएसटी में। तो दोनों मतलब डिपेंड्स कि आपका बिजनेस कारोबार कब से शुरू हो रहा है, तो मतलब मेघा के बाद ही शुरू कीजिए। सर अगला सवाल है हमारा मनीष कुमार जी का, ये झारखंड से हैं, और इनका सवाल है हाउ टू रेज इनवॉइस इफ अलोंग विद सप्लाई ऑफ गुड्स इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इज आल्सो इंक्लूडेड? इनवॉइस तो आप रेज कर ही सकते हैं, उसमें इनवॉइस की टोटल वैल्यू जो है वो आप दिखाना चाहेंगे ना, उसमें इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू है उसमें जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं उसको फ्री, वो सब उसका वैल्यू इनवॉइस वैल्यू में आ ही जाएगा। ओके सर, अनमोल है हमारे साथ जो एक्चुअली आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अनमोल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। अनमोल, आई गेस कुछ दिक्कत आ रही है वहाँ लाइन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना अगला सवाल पूछ सकते हैं। मिस्टर धर्मेंद्र एम जानी जी हैं जो ये इंडेंटिंग एजेंट हैं मुंबई से, और इनका काफी लंबा सवाल है एक्चुअली। ही इज सेइंग योर गवर्नमेंट इज लीडिंग बाय एग्जांपल एंड द होल वर्ल्ड इज वाचिंग द स्कीम्स एंड स्टेप इज टेकन फॉर बिजनेस एंड पीपल। ये थोड़ा और जानना चाहते हैं जीएसटी के बारे में कि और क्या आप हमें बता सकते हैं? अभी जितने सारे हमने सवालों के जवाब दिए हैं उसके अलावा कुछ और चीजें जो हम ध्यान में रख सकते हैं? क्या क्या और क्या क्या जानना चाहते हैं, बता दीजिए। ही इज सेइंग उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम, ही इज सेइंग वी आर इंडेंट एजेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ओवरसीज सप्लायर्स हु सप्लाई प्रोडक्ट्स टू इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इनका कह रहे हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे वी प्रोवाइड सर्विस टू ओवरसीज कंपनीज आउटसाइड इंडियन टेरिटरी, कमीशन इज पेड बाय ओवरसीज कंपनीज हु डू नॉट पे 15% service tax to us. We earn fixed commission in foreign currency. Now these earnings are subjected to 15% service tax, which we cannot recover from international suppliers and hence have to bear it from our own earning. After this, we pay income tax too. Thus, non-recoverable GST and income tax are double taxed on our income, which make business not viable.
our commission is also a part of CIF, value of goods, which will be taxed. तो वो थोड़ा इसके like दुबई, सिंगापुर जैसी जगहों में, तो वो थोड़ा इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। इनका जो खुद के बिजनेस के बारे में जो प्रॉब्लम हो रही है उनको, उसके बारे में उनका सुझाव है, सुझाव को हम ध्यान में लेंगे जब इसके बारे में काउंसिल के सामने, तब उसको हम ध्यान में लेंगे। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। तभी वो आपसे जानना चाहते थे कि और आप कुछ बता सकें। एनीवेज, हमारे पास गौरव लखोटिया जी भी हैं, ही इज अ सीए अगेन, 32 इयर्स के हैं, और इनके पास एक सवाल आपके लिए। ही सेइंग एज पर सेक्शन 1003 of CGST Act composition scheme will cease to apply from the day limit across this specified turnover. Will it not result in penal consequences for lesser payment of tax during the year as a whole? And what about the input tax credits for stocks remaining on last day of composition scheme? देखिए, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का ट्रांजिशन रूल हमने बनाया है, उसमें बड़ा क्लियरली हमने बताया है कि आपके पास कुछ माल पड़ा है 30 जून को, जब आप जीएसटी में जाएंगे, तो उस माल के ऊपर अगर आपने वेट और एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी पे कर चुके हैं, आपको जीएसटी में से मिलेगा, अगर आपके पास उसका इनवॉइस है कि भाई आपने टैक्स पे किया है एक्साइज और वेट। और उसमें ट्रांजिशन रूल्स में ये भी लिखा है कि अगर बाई चांस आपके पास इनवॉइस नहीं है उसका, क्योंकि यू बॉट इट फ्रॉम सम थर्ड पार्टी एंड समबडी एल्स हैज पेड द एक्साइज ड्यूटी और वेट, तो फिर आपको 40% तक मिलेगा उसका जो है वो। तो इस तरह का हमने क्लेरिफिकेशन ऑलरेडी हम ट्रांजिशन रूल्स में लाए हैं। और दूसरा जो उनका कहना है कि पिनल कॉन्सिक्वेंसेस, अब पिनल कॉन्सिक्वेंसेस का प्रोविजन तो है, लेकिन छोटे लोगों के लिए शुरुआत में कोई तकलीफ नहीं हो उसकी हम ध्यान रखेंगे। और एक प्रोविजन भी है एक्ट में कि इसको जीएसटी काउंसिल रिलैक्स भी कर सकती है। तो इसके लिए जो भी जीएसटी काउंसिल में डिसीजन होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि छोटे हो या बड़े सब लोग जीएसटी के लिए तैयार हो जाए और हमारी कोई चूक नहीं हो इसमें। और इतना कोई डिफिकल्ट बात ही नहीं है, बहुत आसान सा तरीके से हम लोग इसको मीट विथ कर सकते हैं, इसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वैसे सर, जो आम लोग हैं वो भी बेनिफिट्स जानना चाहते हैं जीएसटी के लिए, जो उनको हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, आम आदमी को तो जीएसटी का ये फायदा होगा कि जीएसटी में काफी सारी ऐसी आइटम होगी जो कि जीएसटी के बाहर रहेगी, एग्जेम्प्ट लिस्ट में होगी, कुछ सर्विसेज भी होगी, कुछ गुड्स भी होंगे। तो उससे जो है वो आम आदमी को टैक्स में फायदा होगा, इन द सेंस कि उनका टैक्स बर्डन या तो वैसा के वैसा रहेगा या घटेगा, ऐसा हमारा मानना है। और जो छोटे व्यापारी है, अभी तक क्या था कि वेट के अंदर या सर्विस टैक्स के अंदर अगर 10 लाख से आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आपको टैक्स भरना पड़ता था। जीएसटी में ये 10 लाख जो है वो 20 लाख हो गया है, तो 20 लाख तक के व्यापारियों को कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आ रही है, अगर वो रजिस्टर नहीं भी कराना चाहे तो नहीं कराए। तीसरा कि बाकी जो छोटे व्यापारी है उसमें भी 20 लाख से 50 लाख तक कंपोजिट स्कीम है कि जिसमें भी आप छोटा सा एक टैक्स पे करके हर 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना है और आप उसमें सुविधा से जुड़ सकते हो कंपोजिट स्कीम में। बट वो कंपोजिट स्कीम ट्रेडिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और छोटे रेस्टोरेंट के लिए, 3 चीज के लिए हमने रखा है, वो उसमें बाकी सब सर्विसेज नहीं आती है, तो ये भी आप कर सकते हो। और उसके अलावा तो बाकी लोगों के लिए भी जो है वो काफी सरल प्रक्रिया हमने बनाई है, जो कि उससे वो अपना जीएसटी का जो कामकाज है वो निपटा सकते हैं। Alright, sir. एक मनमोहन सिंह जी हैं, उनका एक सवाल है। सबसे पहले तो कह रही है कि why crude oil and retail estate sector are in GST bill? उनका पहला ये सवाल है कि क्यों है वो। दूसरा है कि after 1st July 2017 will we pay toll tax or not? देखिए, टोल टैक्स जो है ना वो तो अलग से यूजर चार्ज है। टोल टैक्स वो टैक्स नहीं है, उसका नाम टोल टैक्स है लेकिन वो टैक्स नहीं है। टोल टैक्स इज ए यूजर चार्ज। तो जैसे आप पानी का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, वैसे रोड यूज करने का बिल भर रहे हैं, तो वो तो यूजर चार्ज है, वो तो चालू रहेगा, उससे जीएसटी में कोई मतलब नहीं है। और दूसरा आप जो पूछ रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 5 जो है वो क्यों नहीं है जीएसटी में, अब उसके पीछे ये है कि आज स्टेट और सेंटर की मिला के काफी मात्रा में इनकम जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आती है। और क्योंकि जीएसटी एक नया रेजीम है, तो स्टेट्स आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल
जो मतलब उनका जो 30% इनकम है, 30 to 40% ऑफ स्टेट्स इनकम, वो पोर्टेबल अल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। Okay. तो उनको लगता है कि ये हमारी इनकम सिक्योरिटी है, अभी हम इसको नहीं डालें जीएसटी की किटी में, पहले हम देख लेते हैं कि जीएसटी से स्टेट का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। अगर हर स्टेट को फायदा ही फायदा है जीएसटी में, तो कुछ समय के बाद स्टेट और सेंटर मिलके इसके बारे में डिसीजन लेंगे और इसको भी जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। Alright. वैसे बहुत सारे सवाल हमने आपसे आज पूछ लिए and we have to come to an end now. But I would say कि सर कुछ ऐसी चीजें जो आप हम सबको बताना चाह रहे हैं, जो आप अभी आपको लाइव देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान की पूरी जनता अभी आपको देख रही है, कुछ मैसेज तो आप देना चाहेंगे हम सबको? मेरा सब से अनुरोध है, खास करके जो जानकार लोग हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर है, चार्टर अकाउंटेंट्स है और जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं, उन सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कृपया जीएसटी लॉ और रूल्स का अच्छे से अध्ययन करिए और इसकी प्रचार प्रसार पॉजिटिव वे में करने के लिए आप भी हमारी मदद करें। तभी जाके हम इतने बड़े रिफॉर्म को लागू कर पाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर आदमी तक पहुंचे, उनको लॉ के सब प्रोविजन समझाए, सही तरह से समझाए, लेकिन आप भी इसको पॉजिटिवली लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। Thank you so much, Dr. Hasmukh. And with that, we will come to an end. And I would say कि I hope you all enjoyed whatever Dr. Hasmukh had to say today. And also, अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, कुछ queries हैं, तो आप जरूर comment section में आप लिख सकते हैं, and we will try to get back to you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Hasmukh. Thank you so much, sir.